Dear students, let's start today's class. A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. At one station, my routine of talking with the people was interrupted. As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. They were selling baskets, hand-woven reed baskets with simple designs and patterns. They held the baskets high, shouting words I did not know, but conveying unmistakably their desire. तो लास्ट क्लास तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि लेखक यात्रा करते हुए कैसे दिल्ली से रानीखेत के लिए निकला हुआ था और जहाँ कहीं भी ट्रेन रुकती थी तो वो स्टेशन पर उतरकर लोगों से बात करने की कोशिश करता था। लेकिन अब लेखक कह रहा है कि एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। कह रहा है लगभग मैं हर स्टेशन पर उतरता था तो लोगों से बात भी करता था, लेकिन एक स्टेशन पर ऐसा हुआ कि जो मेरा एक रूटीन था, यानी जो लगभग मैं हर स्टेशन पर करता था, उस रूटीन पर ब्रेक लग गया, चेक लगा, उसमें रोक लग गई। एज सून एज आई अलाइटेड, हुआ क्या कि जैसे ही मैं अपने कंपार्टमेंट से बाहर मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी। एक छोटे नौजवान बच्चों का एक ग्रुप ने एक भीड़ ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, और ये जो बच्चों के ग्रुप ने जो लेखक को घेरा था, तो ये बच्चे कर क्या रहे थे? लेखक बता रहा है कि दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे बास्केट बेच रहे थे, टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वुमेन रीड बास्केट्स, ये हाथ की बुनी हुई, हाथ से बनाई हुई रीड बास्केट्स, नरकट की, या कह सकते हैं कि बांस के द्वारा, जैसा हम रोड के किनारे देखते हैं बहुत जगह बनाते हुए लोग दिखाई दे देते हैं, तो हाथ की बनी हुई ये टोकरियां थी विथ सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न, यानी कि हाथ से बनी हुई बड़ी सिंपल टोकरियां ये थी। ऐसा नहीं था कुछ की बहुत ही खास और यूनिक अलग तरह की कुछ ये टोकरियां थी, बल्कि हाथ द्वारा बनाया गया एक सिंपल सी ये टोकरियां थी। और ये जो बच्चों का ग्रुप था वो उनको बेच रहा था, और जैसे ही लेखक स्टेशन पर उतरा, चारों तरफ से इन बच्चों ने लेखक को घेर लिया। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर्स। लेखक कह रहा है कि सब के सब बच्चे अपने अपने हाथों में अपने अपने बास्केट्स को उठाए हुए थे और जोर जोर से कुछ चिल्लाकर कुछ कह रहे थे। कह रहा आई डिड नॉट नो, कह रहा जो कह रहे थे तो वो तो मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उनकी और मेरी भाषाएं अलग अलग थी, लेकिन बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन मैं इतना तो समझ गया कि वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि मैं उनकी इन बास्केट्स को, इन टोकरियों को मैं खरीद लूं। नेक्स्ट पैराग्राफ। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanaticism. They were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. देखते हैं इसको कि these were refugee children. लेखक कह रहा है कि ये जो है रिफ्यूजी बच्चे थे। ये बच्चे मतलब कि जिन बच्चों ने लेखक को स्टेशन पर चारों तरफ से घेर लिया था और वो अपना बास्केट या टोकरी लेखक को बेचना चाहते थे, इन बच्चों के बारे में बताते हुए लेखक बता रहा है कि ये
सब बच्चे जो हैं वो रिफ्यूजी शरणार्थी बच्चे थे। शरणार्थी का अर्थ होता है कि जो अपना घर छोड़कर कहीं दूसरे जगह शरण लेने चला जाए, या जो अपना एक देश छोड़कर या प्रदेश छोड़कर दूसरे जगह चला जाए, उसको शरणार्थी कहते हैं। When partition between India and Pakistan was decreed, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जो है निश्चित हो गया, यानी स्वतंत्रता के बाद, यानी भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत और पाकिस्तान दो नए देश बने। तो कह रहा है कि जब भारत और पाकिस्तान जब दो नए देश बने तो hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences। तो हजारों लाखों की संख्या में लोग अपना अपना घर बार छोड़कर, अपनी पैतृक जमीन सब कुछ छोड़कर लोगों ने घर बदलना शुरू कर दिया। लोग एक देश से दूसरे देश में चले गए। बहुत से भारत के लोग जिनको पाकिस्तान में जाने की इच्छा थी, बसने की इच्छा थी, वो लोग पाकिस्तान चले गए, और जिन लोगों की इच्छा थी कि वो नहीं भारत में ही रहें, वो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत की ओर चले आए। उसी को लेखक बता रहा है कि 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। करीब 9 मिलियन यानी 90 लाख लोग उस समय पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। और ये जो भारत आए उसका एक मुख्य कारण ये भी था, ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, क्योंकि उनको जो है धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक दंगों का डर था। क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगा भी उस समय हुआ। तो इस सांप्रदायिक दंगों के डर के वजह से लोग अपनी जान को बचाने के लिए करीब 90 लाख लोग पाकिस्तान से भारत चले आए। They were poor people to start with। करा उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे ही थे जो कि गरीब थे। तो ज्यादातर लोग गरीब थे, किसान थे। तो ये लोग जो है पाकिस्तान छोड़कर भारत में आए। They were poorer as they began their long trek। एक तो पहले से ही वो गरीब थे, और जब वो इतनी लंबी यात्रा पर निकले, यानी पाकिस्तान से भारत आने की यात्रा पर निकले, तो धीरे धीरे वो और ज्यादा गरीब हो गए। क्यों कि कह रहा क्यों हुए कि फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स। क्योंकि जब लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत को आ रहे थे तो ऐसा नहीं कि वो अपना पूरा जमीन, अपना पूरा घर बार या अपने जानवर मवेशी सब कुछ ला सकते थे, बहुत लिमिटेड सामग्री ला सकते थे। तो लोग अपने साथ केवल कुछ खाने पीने के सामान और कुछ महत्वपूर्ण या मूल्यवान चीजें, जो कि छोटे में ही मूल्यवान हो, सोना चांदी इस तरह का अगर जिनके घर में था, तो वो चीज लेकर लोग जो है तुरंत पाकिस्तान से भारत के लिए निकल पड़े। और जैसा कि मैं थोड़ा सा बताऊं कि ज़्यादा लोग इसलिए भी नहीं सामान कुछ ला पाए, कोई कुछ कर पाया, क्योंकि अचानक जो है काफ़ी दंगे भड़क गए, और यहाँ तक कि साधन तक लोगों के पास नहीं था कि वो कोई साधन से आए। तो लोग कोई पैदल, कोई बैलगाड़ी से, कोई जैसे भी जैसे जो है तुरंत जल्दी से जल्दी बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आना चाहते थे। तो कह रहा है कि एक तो पहले से ही गरीब थे, और पूरा अपना घर बार जमीन सब कुछ छोड़कर जब वो भारत आए तो और ज्यादा गरीब हो गए। सून दे वर आउट ऑफ फूड। और जब वो पाकिस्तान से भारत के लिए निकले तो जो थोड़ा बहुत भोजन अपने साथ लेकर चल सके, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वो अपने साथ बहुत ज्यादा भोजन, कई कई दिनों का भोजन अपने साथ वो रख सकते थे, ऐसा उनके लिए संभव नहीं था। तो जो थोड़ा बहुत भी वो लोग अपने साथ भोजन लेकर चले थे, वो कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। They began to fall by the wayside from the weakness of hunger। और भोजन खत्म होने का दुष्परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे लोग जो है कमजोर होकर भूख के कारण सड़क के किनारे गिरने लगे, और वहीं पर लोगों ने एंड डाइड, और लोग वहीं पर दम तोड़ने लगे। वेयर दे फेल, जो भूख के मारे जो जहाँ गिरा वो वहीं पर मर गया। और लोगों के पास इतना समय भी नहीं था कि फिर लोग उन लोगों
के लिए कुछ कर पाते, क्योंकि जल्द से जल्द सबको जो है वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आना था। यानी कि लेखक एक बहुत ही दयनीय स्थिति उन लोगों की बता रहा कि कैसे आज़ादी के बाद, बंटवारा के बाद उन लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर भूखे प्यासे देश बदलकर भारत जो है में आना पड़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर sons and daughters of these refugees. They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. उनकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए लेखक बता रहा है कि द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। कह रहा है कि वो बच्चे जो कि प्लेटफॉर्म पर, स्टेशंस पर जो टोकरियां बेच रहे थे, वो इन्हीं रिफ्यूजीज के बेटे बेटियां थे। इन्हीं रिफ्यूजीज मतलब जो लोग भारत की आज़ादी के समय पाकिस्तान छोड़कर भारत में आए थे। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स। तो वो बच्चे या उनके माता पिता या उनके रिलेटिव जो लोग भी पाकिस्तान से भारत में आए, हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, वो आकर शहरों में लोग इकट्ठा हुए। सेटिंग अप स्टॉल्स, छोटे छोटे दुकान खोलने की उन लोगों ने कोशिश किया। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, चूँकि ज़्यादातर उसमें से लोग किसान थे तो उनको बहुत कुछ अलग आता नहीं था मैन्युफैक्चर करना, इसलिए वो लोग कुछ सिंपल चीज़ों को बनाना उन्होंने शुरू किया। तो जो भी ये साधारण सामान जो भी कुछ बना सकते थे उन्होंने वो बनाना शुरू किया। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और वो लोग उस मार्केट में अपने लिए कुछ आजीविका जब कमाने की कोशिश कर रहे थे जो मार्केट पहले से ही ओवर क्राउडेड था, यानी पहले से ही लोगों के भीड़ से भरा हुआ था। तो भारत की जनसंख्या हमेशा ज़्यादा रही है, तो उस समय भी शहरों में ज़्यादा थी, तो पहले से ही दुकानदारों की भीड़ थी। लेकिन चूंकि अब ये लोग बाहर से पाकिस्तान से भारत आए थे, यहाँ पर इनके पास ज़मीन और कुछ था नहीं कि ये लोग खेती का काम कर सके, इसलिए अब इनके पास अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए इनके पास बस अब एक ही ऑप्शन था कि ये कुछ सामान बनाकर उनको बेच सकें। तो ये लोग शहरों के किनारे, शहरों में इकट्ठा हुए और वहाँ पर कुछ सामान बनाकर उसको बेचने की कोशिश करना इन्होंने शुरू किया। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइन द स्ट्रीट्स, जो कि इनके पास कुछ ज़मीन तो था नहीं, न बहुत पैसे थे कि ये लोग कहीं पर अच्छे से अपना घर बना सकें। तो इन लोगों ने क्या किया कि सड़कों के किनारे, ये जो शरणार्थी लोग थे, ये सड़कों के किनारे इन लोगों ने कपड़ों के छप्पर डालकर सड़कों के किनारे किनारे जो है अपना घर बनाकर रहना इन लोगों ने शुरू कर दिया। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन accustomed टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स। तो इनमें से जो किसान लोग थे, इन शरणार्थियों में जो किसान थे, हैड बीन accustomed, वो लोग थोड़ा आदती थे, उनको आदत था टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 a ईयर। कह रहा चूँकि एक किसान की एक, कह रहा है लेखक बता रहे एनुअल इनकम, उनकी जो वार्षिक आय थी वो ऑन एन एवरेज $100 ईयर, एक साल में $100 के करीब ही इनको खेती से भी कमाई होती थी। तो ये लोग कम में ही थोड़ा काम चलाने के आदती पहले से ही थे, क्योंकि खेती में या कृषि में भी कोई इनको बहुत ज़्यादा मुनाफा या फ़ायदा होता नहीं था। तो एक साल का केवल $100, जो कि काफ़ी कम है, क्योंकि अगर उसको हम निकालें अगर आज के हिसाब से भी, तो $1 अगर 70 या 80 का भी मान लें तो
$100 हुआ तो कितना पैसे पहुंची, 8,000 10,000 सालाना, जो कि बहुत ही कम है। यानी कि इनकी स्थिति बड़ी ही शोचनीय और दयनीय स्थिति थी इन शरणार्थियों की, जो लोग अपनी खेती बाड़ी छोड़कर वहाँ से भारत चले आए थे। The average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week। एक आम अनस्किल्ड लेबरर, अकुशल मजदूर, मतलब जिसको अकुशल मजदूर कहेंगे, जो केवल मेहनत करके केवल जो पैसा कमाने की मजदूरी से पैसा कमाता है, मेक्स 30 सेंट्स डे, उसको करीब एक दिन में 30 सेंट की कमाई होती थी, या एक हफ्ते में अगर उसको जोड़ें तो $2 ही वो कमा पाते थे, एक हफ्ते में केवल $2। देयर इज 1 मील अ डे, दिन में एक टाइम का भोजन ही उपलब्ध था, मिल सकता था, क्योंकि कमाई थी नहीं। और उस भोजन में भी क्या था, लेखक बता रहा है, एन ऑनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ बोल ऑफ पल्स विथ मिल्क, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज। एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, कुछ रोटियां, अ बोल ऑफ पल्स विथ मिल्क, एक कटोरी दाल और दूध, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, और शायद या कभी कभी थोड़ा बकरी के गाय का बना हुआ चीज़, या जिसको हम पनीर कह सकते हैं। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। लेकिन उनके भोजन में न चाय का स्थान था, न कॉफ़ी का स्थान था, न फैट्स यानी कि फैट या ज़्यादा घी तेल का स्थान था, नो स्वीट्स, न ही उन्हें मिठाइयाँ उनको उपलब्ध थी, नो मीट, और न ही वो नॉनवेज भोजन उनको उपलब्ध था। यानी कि इन शरणार्थियों की हालत इस देश में आने के बाद भी बड़ी बुरी स्थिति में ये जी रहे थे। $100 a year is not $2 a week। एक साल में $100, यानी कि एक हफ्ते में $2 भी नहीं। Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them। यानी कह रहा एक हफ्ते में $2, ये तो बहुत कम अमाउंट है, लेकिन फिर भी इतना छोटा सा भी कमाई करना इन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल था। Yet even that small amount is hard to earn, बहुत कठिन था कि ये छोटा $2 भी ये हफ्ता में ये लोग कमा सकें। बाई सेलिंग बास्केट, टोकरियां बेचकर। और ये मुश्किल क्यों था? टू पीपल टू पुअर टू बाई देम, क्योंकि जो दूसरे लोग भी थे उनकी अधिकांशता संख्या ऐसे ही गरीब लोगों की थी, तो जिनको इन्हें अपना टोकरी बेचना था वो भी कोई बहुत पैसे वाले नहीं थे कि इनके बनाए हुए सामान का कुछ बहुत ज़्यादा मोल वो दे सकें। इसलिए इनको एक हफ्ते में $2 कमाने में भी बहुत मुश्किलें पैदा इनके सामने आती थी, बहुत मुश्किलें आती थी, बहुत दुश्वारियां इनको झेलनी पड़ती थी। दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट्स। करा दैट नो डाउट, करा यही वो कारण है, यही वो रीजन है बिना शंका सुबह के, कि ये जो छोटे बच्चे हैं वो मेरे ऊपर एकदम टिड्डियों की तरह टूट पड़े, टिड्डियों की तरह टूट पड़े। अभी हम लोगों ने न्यूज़ चैनल में हर जगह पढ़ा होगा टिड्डियों के बारे में कि कितना उनका हमला जो है खतरनाक, कितना झुंड में वो जाते हैं। तो इसको अब हम लोग समझ सकते हैं, तो हम लोग लेखक की स्थिति को अच्छे से समझ सकते हैं। जो आजकल के समाचारों में टिड्डियों के बारे में सुना, कैसे वो झुंड के झुंड बनाकर जाते हैं। तो लेखक कह रहा है कि मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह इन लोगों ने चारों तरफ से आक्रमण करके मुझे चारों तरफ से मुझे घेर लिया। और मुझे क्यों घेरा, लेखक इसका भी कारण बता रहा है। आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। क्योंकि मैं, लेखक अपने को कह रहा है कि मैं एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिका का था, यानी मैं एक धनी देश से आया हुआ एक व्यक्ति था उनके लिए। वॉज डाउटलेस, बिना संदेह के, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, क्योंकि उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा बाजार था।
जहाँ पर उनको उम्मीदें थी कि मैं उनके सामान का अच्छा मोल भी दे सकता हूँ, अच्छा दाम भी दे सकता हूँ और उनके सामान को ज़्यादा खरीद भी सकता हूँ। तो इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी मुझसे कि मैं उनके सामानों को खरीद सकता हूँ। इसलिए सब के सब बच्चे, जैसे ही मैं स्टेशन पर प्लेटफार्म पर उतरा, इन बच्चों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और सब के सब मुझे अपना टोकरी और अपना सामान जो भी कुछ इनके पास था, पंखी टोकरी, वो सब के सब वो मुझे बेचना चाहते थे।